हेलो एवरीवन, वेलकम टू 99 नोट्स। आज हम कर रहे हैं करंट अफेयर्स 31 मार्च के। आपको इन करंट अफेयर्स को देखने के लिए कुछ नहीं करना है, 99 नोट्स डेली करंट अफेयर सर्च करना है या सिर्फ डेली करंट अफेयर सर्च करना है और वहाँ पे हमारा लिंक आ जाएगा, उस पर क्लिक करना है, आप सीधे यहाँ पहुँचेंगे। या फिर करंट अफेयर्स पे भी आप क्लिक कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे और यहाँ डेली करंट अफेयर पे क्लिक करके आप डेली करंट अफेयर के पेज पे आ जाएंगे। सबसे पहला करंट अफेयर देखते हैं क्या है कि मॉनसून सेट्स इन ओवर केरल एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया साइमल्टेनियसली। अब आपको पता होगा कि मॉनसून सबसे पहले केरल पे हिट करता है और केरल पे हिट करने के बाद वो जनरली दो ब्रांचेस में टूट जाता है, एक केरल वाली ब्रांच और एक नॉर्थ ईस्ट वाली ब्रांच यानी बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच। इन दो ब्रांचेस में टूट जाता है, वेस्टर्न ब्रांच होती है, एक बे ऑफ बंगाल ब्रांच होती है, ईस्टर्न ब्रांच। ठीक है, तो क्या हुआ है कि मॉनसून एक साथ दोनों जगह पर आ गया है, यानी कि जो बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच है वो काफ़ी रैपिडली मूव कर गई है और नॉर्थ ईस्ट एरिया में मॉनसून आ चुका है। यहाँ पे आपको एक मैप दिखाई देगा, मैप से भी आप समझ सकते हैं जनरली मॉनसून जो आता है वो साउथ वेस्ट मानसून इसको कहते हैं। ये याद रखिएगा, जितने भी विंड्स होती हैं उनका जो डायरेक्शन जब भी हम बताते हैं वो उस सेंस में बताते हैं कि वो विंड कहाँ से ओरिजिनेट कर रही है। मानसून हमेशा साउथ वेस्ट डायरेक्शन से आता है, तो ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन से आने की वजह से इसको हम क्या कहते हैं, साउथ वेस्ट मानसून। अब जब ये इंडिया की सदर्न टिप पे टच करता है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये दो हिस्सों में टूट जाता है। एक वेस्टर्न घाट पे जो ब्रांच आती है जिसको हम वेस्टर्न ब्रांच बोलते हैं, अरेबियन सी ब्रांच बोल सकते हैं, और जो ईस्टर्न ब्रांच है उसको बे ऑफ बंगाल ब्रांच बोल सकते हैं, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जाती है। ठीक है, हमारे लिए एक्चुअल जो नॉर्मल डेट्स ऑफ मानसून होती हैं वो कुछ इस तरीके से होती हैं कि 1 जून के आसपास केरल को हिट कर जाता है, ये 1 जून वाली लाइन है, और 5 जून के आसपास जो नॉर्थ ईस्ट है वो हिट करता है। अब हो क्या रहा है, नॉर्मल डेट्स की जगह एक्चुअल डेट्स के हिसाब से जो हम देखेंगे अभी क्या चल रहा है, अभी ये चल रहा है कि केरल ऑलमोस्ट टच करने को है और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे नॉर्थ ईस्ट भी टच करने को है। मॉनसून जो एक्सपेक्टेड डेट्स है उससे हल्का सा पहले आ रहा है और आईएमडी पहले ही कह चुका है कि अबव नॉर्मल रेनफॉल होगी या नॉर्मल या अबव नॉर्मल रेनफॉल होगी, ये एक्सपेक्ट करी जा रही है। एक्चुअल क्या होगा वो तो देखा जाएगा। हमें पता है कि मॉनसून बीच में ब्रेक्स दे सकता है या फिर डिसकंटिन्यूटीज़ दे सकता है या जोग्राफिकल वेरिएशंस ऐसे दे सकता है कि मॉनसून कुछ इलाकों में ठीक आ गया फिर भी कुछ इलाके डेफिशिएंट है, ये पॉसिबल है। एक्चुअली कैसा आएगा वो तो आईएमडी उतना श्योरिटी के साथ इतनी जल्दी नहीं बता पाता है। ठीक है, बट जो हमें पता है कि इस बार मानसून अच्छा आएगा और फसल बेहतर होगी, और वो इसलिए भी क्योंकि आपको पता होना चाहिए मानसून आने की 5 कंडीशंस हैं। क्या कंडीशन है कि एक तो बहुत लो प्रेशर हो हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स में, मेनली पंजाब प्लेन्स में। इतना लो प्रेशर तभी होता है क्योंकि इतनी इंटेंस हीट होती है और इंटेंस हीट होने की वजह से एक ITCZ है, ITCZ मतलब इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, वो जोन जहाँ से ट्रॉपिकल एयर ऊपर की तरफ उठती है। इतनी ज़्यादा हीट होती है कि ट्रॉपिकल एयर्स ऊपर की तरफ उठती है, अपर एटमॉस्फेयर में उठती है। तो ये जो लो प्रेशर जोन है, ये दो कंडीशन होगी। लो प्रेशर ITCZ का नॉर्दर्न प्लेन से पास होना, जिसकी वजह से जो हवाएं हैं वो ऊपर की तरफ उठेंगी, और क्योंकि यहाँ पर हिमालय है और नॉर्थ से एयर आ नहीं सकती, तीसरी कंडीशन ये भी चाहिए कि तिब्बत के ऊपर भी लो प्रेशर हो। फिर एक कंडीशन ये भी चाहिए कि जो जेट स्ट्रीम्स हैं, जैसे कि वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है, वो इंडिया के ऊपर से ना जा रही हो, ऊपर से जा रही हो, मतलब इंडिया के ऊपर से ना जा रही हो, इंडिया के नॉर्थ से जा रही हो। और जो ईस्टर्न जेट स्ट्रीम है, इक्वेटोरियल ईस्टर्न जेट स्ट्रीम, वो पेनिनसुला के ऊपर से जा रही हो। एक कंडीशन ये भी होती है कि साउथ में मेडागास्कर के पास हाई प्रेशर जोन बन रहा हो ताकि विंड्स वहाँ से रिपेल हों और इंडिया की तरफ आए। तो ये कुछ कंडीशंस होती हैं। इसमें सबसे पहली कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट है कि लो प्रेशर बहुत अच्छा बने, और लो प्रेशर बहुत अच्छा बन गया है। क्यों बन गया है? क्योंकि हद से ज़्यादा हीट है। हमारे कंट्री पे टेम्परेचर का ऑल टाइम रिकॉर्ड्स ब्रेक करा जा चुका है। दिल्ली में 52 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रिकॉर्ड करा गया है 2 दिन पहले। तो ऑब्वियसली बहुत इंटेंसिफाइड मानसून आएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ।
वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे, स्टार्टिंग कन्वर्सेशंस अबाउट पीरियड। तो आज वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे है। आज नहीं, एक्चुअली 28 को था, 28 मई को था, 3 दिन पहले। और ये 28 मई क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये इसका सिग्निफिकेंस क्या है वो आपको इस तरह पता लगेगा क्या कि 28 मई ही क्यों चुनी गई है, 28/5 क्यों? क्योंकि एक एवरेज 28 डे की मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है और ये ऑन एन एवरेज 5 दिन तक एक्सटेंड करती है। तो 28/5 इसलिए 28 मई को मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे बनाया जाता है। ठीक है, तो थीम इस साल का क्या था? पीरियड फ्रेंडली वर्ल्ड, यूज़ ऑफ हाइजीन मेंस्ट्रुअल प्रोटेक्शन अमंग वुमेन एजेड 15 से 24 हैज़ राइजन सिग्निफिकेंटली। इस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक इंपॉर्टेंट स्कीम भी है जो आपको पता होना चाहिए, स्कीम फॉर एडोलसेंट गर्ल्स, SAG। ये एक स्कीम होती है जिसमें जनरली आंगनवाड़ी सेंटर्स के थ्रू कुछ चीज़ें दी जाती हैं, जैसे कि पैक्ड फूड कभी कभी दे दिया जाता है और दवाइयाँ वगैरह। इस स्कीम के थ्रू, आंगनवाड़ी सेंटर के थ्रू जो हाइजीन के रिक्वायरमेंट्स है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि सैनिटरी पैड्स वगैरह, वो फुलफ़िल करी जाती हैं। तो ये एक स्कीम आप याद रखेंगे इस सेंस में। इस न्यूज़ में नहीं दी गई है, मैं आपको वैसे बता दे रहा हूँ। विमेन अर्ज टू यूज़ सस्टेनेबल प्रोडक्ट लाइक कप्स एंड क्लॉथ पैड टू रिड्यूस वेस्ट। अच्छा, ये एक बहुत बड़ी इनफैक्ट प्रॉब्लम है क्या कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्रोडक्ट्स जनरली उनका डिस्पोजल बहुत आसान नहीं होता है। तो इस चीज़ के लिए भी जो वेस्ट मैनेजमेंट की पॉलिसी रिसेंटली 2017 में आई थी गैस, उसमें भी कुछ प्रोविजंस करे गए थे कि हम इनको कैसे डिस्पोज ऑफ करेंगे। खाली इस बात का डिस्पोजिंग ऑफ नहीं कि आप किस तरीके से पैक करके उसे डस्टबिन में डालेंगे। बात यह है कि उसका कलेक्शन और बाद में उसका रिसाइकलिंग, या रिसाइकलिंग तो पॉसिबल नहीं है, उसका इंसिनरेशन या डंपिंग किस तरीके से होनी है। तो बस इन्हीं सारी चीज़ों से रिलेटेड था ये न्यूज़, और ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। द टोबैको एपिडेमिक इंडिया, एक इंडिया में बहुत हाई है टोबैको कंजम्पशन। एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग अराउंड 28% पॉपुलेशन इंडिया की टोबैको का कंजम्पशन करती है किसी न किसी फॉर्म में। किस किस फॉर्म में? जैसे च्युइंग टोबैको हो गया, या स्मोकिंग हो गया, या और किसी फॉर्म में अगर उसका यूज़ करा जा रहा है। तो ये चीज़ है। तो न्यूज़ डिस्कसेस मल्टी फैसेटेड इम्पैक्ट ऑफ टोबैको इन इंडिया, कवरिंग हेल्थ रिस्क, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, लेजिस्लेटिव मेजर्स एंड इंडस्ट्री लॉबिंग। इंडिया में बहुत स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री है जो लॉबी करती है कि टोबैको को एकदम से ख़त्म ना करा जाए। तो टोबैको ऑब्वियसली आपको पता है कि कैंसर कॉजिंग होता है। इंडिया की 26 करोड़ पॉपुलेशन है जो कि टोबैको कंज्यूमर है, फेसेस सिग्निफिकेंट हेल्थ एंड इकोनॉमिक बर्डन्स। क्यों? क्योंकि टोबैको यूज़ की वजह से कैंसर होता है। अगर आप स्मोक कर रहे हैं तो लंग कैंसर होगा, लंग्स में जाएगा। अगर आप च्यू कर रहे हो तो माउथ कैंसर होगा, और अगर आप उसको खा भी रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो तो स्टोमक कैंसर भी हो सकता है। जहाँ ये जाएगा वहाँ हाईली कार्सिनोजेनिक है, जहाँ जाएगा वहाँ पे कैंसर कॉज कर सकता है। और गवर्नमेंट को इसको ट्रीट करने के लिए सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट अपने हेल्थ सेटअप में करना पड़ता है, हॉस्पिटल्स में करना पड़ता है। मतलब क्या है कि ये किसी भी तरीके से एक बेहतर चीज़ नहीं है। और इसके अलावा इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ टोबैको इंक्लूड सॉइल इरोजन, डिफॉरेस्टेशन, सब्सटेंशियल वेस्ट जनरेशन। टोबैको जनरेट करने के लिए उसके बाद जो उसका वेस्ट होता है वो और ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा पानी मांगता है, और सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को काफ़ी खींच लेता है, पेस्टिसाइड्स वगैरह की ज़रूरत पड़ती है इन सारी चीज़ों के लिए। तो ये एक प्रॉब्लम है। तो इस चीज़ को वो डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। हमारे चैलेंजेस क्या हैं? सर्वेज लाइक ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे GATS, ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ट्रैक टोबैको ट्रेंड्स इन इंडिया शोइंग ओवरऑल डिक्रीज ओवरऑल एक्सेप्ट अमंग वुमेन में थोड़ा सा इंक्रीज पाया गया। ओवरऑल डिक्रीज ऑब्वियसली क्योंकि इतना अवेयरनेस हो गया है रिसेंट टाइम्स में। और इवन इसमें सोशल मीडिया की पावर है कि कोई अगर एक्टर टोबैको का यूज़ प्रमोट करता हुआ पाया जाता है, उसका इमीडिएटली बहिष्कार हो जाता है। तो ये पावर है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। इसमें
ठीक है, डिस्पाइट एग्जिस्टिंग लॉज लाइक सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट कॉटपा एंड नेशनल इनिशिएटिव लाइक नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम सरकार का चलाया हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, टोबैको कंट्रोल मेजर्स फेस चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटेशन। और ये इम्प्लीमेंटेशन के चैलेंजेस क्यों हैं? जैसे मैंने बताया कि इंडस्ट्रियल लॉबिंग चल रही है, और हो भी क्यों ना, यहाँ पे एक चीज़ समझिए, सरकार खुद इस चीज़ की एक बेनिफिशियरी है। हम टोबैको को यूज़ को कंट्रोल करने के लिए एक्साइज ड्यूटीज़ लगाते हैं, बहुत हाई टैक्स रखते हैं, जीएसटी में हमने सिन गुड्स वगैरह के बियॉन्ड डाल रखा है इसको, तो टैक्सेशन हाई है, लेकिन फिर भी हम टफर लॉ नहीं लाते हैं कई सारी चीज़ों के कॉन्टेक्स्ट में कि और ज़्यादा हम ताकि प्रमोट कर पाएँ इसका यूजेज में कंट्रोल। क्यों? क्योंकि खुद सरकार एक स्टेक होल्डर है टोबैको यूज़ में। आईटीसी आपको पता होगा, पहले इंपीरियल टोबैको कंपनी उसको बोलते थे, आज इंडियन टोबैको कंपनी, और फिर अब फिलहाल सिर्फ आईटीसी बोलते हैं, उसका कोई फुल फॉर्म है नहीं। आईटीसी गवर्नमेंट की कंपनी है। आईटीसी में लगातार सरकार ने आज़ादी के बाद स्टेक्स बेचे हैं, आज़ादी के बाद सरकार ने लगातार इसमें स्टेक्स बेचे हैं, लेकिन फिर भी अभी भी 7.82% कुछ स्टेक्स हैं जो अभी भी आईटीसी का गवर्नमेंट होल्ड कर रही है। सरकार हर साल टोबैको का डिविडेंड खा रही है। तो यहाँ पे जब हमें दिख रहा है कि लॉबिंग है इंडस्ट्री की, सरकार खुद एक बेनिफिशियरी है, तो यहाँ पे अक्सर जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं और हेल्थ से रिलेटेड सोशल एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने क्वेश्चन उठाए हैं कि जब सरकार इतनी बड़ी स्टेक होल्डर है तो सरकार कैसे ख़त्म करेगी? सरकार को इमीडिएटली अपने स्टेक्स आईटीसी में बेचने चाहिए। तो ये चीज़ें हैं। प्रपोज सोल्यूशन क्या है कि प्रपोज अमेंडमेंट्स टू सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट कॉटपा एम टू स्ट्रेंथन रेगुलेशन ऑन एडवर्टीजमेंट। जैसे आपको पता है कि उसमें हम सिगरेट के पैक्स में कैंसर की जो इमेजेस हैं वो बना देते हैं, बट उसमें भी कंपनीज अक्सर लूप होल ढूंढ लेती हैं किसी तरीके से उसको कवर करने के लिए। द इफेक्टिवनेस ऑफ टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम इज क्वेश्चन ड्यू टू स्टाफिंग एंड रिसोर्सेज इश्यूज। टैक्स प्रेशर्स ऑन टोबैको प्रोडक्ट रिमेन लो कंट्रीब्यूटिंग टू अफोर्डेबिलिटी की और टैक्स इवेजन कंसर्न्स। चलो आईटीसी तो फिर भी अपना टैक्स भर देती है, लेकिन कई सारे ऐसे टोबैको के प्रोडक्ट्स हैं जो लोकली सरकार के नाक के तले जो टोबैको प्रोडक्ट्स हैं वो मैन्युफैक्चर भी हो रहे हैं और बिक भी रहे हैं, और सरकार के एक्सचेकर में उससे कोई टैक्स नहीं आ रहा है। इनफैक्ट ताकि ये दिखा पाएँ कि इस टाइप का कोई प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा है, या जितना प्रोडक्शन हो रहा है उससे लो प्रोडक्शन दिखाएं। कई कंपनीज तो ये तक करती हैं कि सरकारी बिजली भी कम यूज़ करती हैं, वो पेट्रोल फूंक के जनरेटर जलाकर तब अपनी इंडस्ट्री चलाती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा नेक्सस है जो चल रहा है, जिसकी वजह से टोबैको यूज़ अभी इंडिया में अभी भी ऊपर है। रोल ऑफ ई सिगरेट एंड इंडस्ट्रियल लॉबिंग कि डिस्पाइट बैन ऑन ई सिगरेट भी कैंसर कॉजिंग होती है, कार्सिनोजेनिक होती है, लेकिन फिर भी, और इस पर बैन कर दिया गया है, लेकिन फिर भी यूथ इसको प्रमोट कर रहे हैं। हमारा सोशल मीडिया कई वजह से इस चीज़ के लिए एक्चुअली जिम्मेदार है वेपिंग के लिए, कि दे पोज अ सिग्निफिकेंट पब्लिक हेल्थ चैलेंज विद हाई यूजेज रेट्स रिपोर्टेड। लॉबिंग बाय टोबैको इंडस्ट्री इन्फ्लुएंसेस पॉलिसी डिसीजंस इंक्लूडिंग टैक्स एग्जम्पशंस एंड गवर्नमेंट एफिलिएशन। गवर्नमेंट एफिलिएशन क्या कि जैसे आईटीसी में सरकार स्टेक होल्ड कर रही है। फिर इंडियाज टोबैको इंटरफेरेंस इंडेक्स स्कोर इंडिकेट्स इंक्रीज इंडस्ट्री इन्फ्लुएंस ऑन गवर्नेंस सिंस 2021। फिर पाथ फॉरवर्ड क्या है? ऑब्वियसली हमें जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं उनको स्ट्रेंथन करना है, और जो टोबैको प्रोडक्ट हैं वो अलाइन करें हमारे एफसीटीसी रिकमेंडेशंस जो ऊपर दी गई हैं उसके साथ, और सपोर्टिंग टोबैको फार्मर्स इन ट्रांजिशनिंग टू अल्टरनेटिव क्रॉप। हम अब ये एक लॉजिक दिया जाता है हर बार कि एकदम से टोबैको हटा दिया गया तो फिर फार्मर्स का क्या होगा, तो उसके लिए कोई ट्रांजिशन प्लान हमें चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि टोबैको का यूज़ हम चलते रहने दें। नेक्स्ट चलते हैं, स्पेशल मैरिज एक्ट यूनियन बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम नॉट वैलिड अंडर पर्सनल लॉ। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ये बोला है कि देखो जो स्पेशल मैरिज एक्ट है वो मेनली उन कपल्स के लिए है जो कि हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग मैरिज नहीं करना चाह रहे हैं, ना मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग मैरिज करना चाह रहे हैं। तो यानी कि ये एक पर्सनल लॉ है जो कि रिलीजियस नेचर का नहीं है। अब पॉइंट ये है कि यूनियन बिटवीन अ हिंदू एंड अ मुस्लिम इज़ नॉट वैलिड। तो वो ये कह रहे हैं क्या कि हिंदू एंड मुस्लिम के बीच में मैरिज नहीं होती है, वो ऑलमोस्ट एक नॉन रिलीजियस जो दो एंटिटीज़ हैं उनके अंडर होती है। तो आप हिंदू एंड मुस्लिम की मैरिज एक्ट के स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू नहीं करते हैं। स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू आप
वो सारी जो रिलीजियस एफिलिएशंस है वो छोड़ के मैरिज करते हैं। तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट रिसेंटली डिनाइड पुलिस प्रोटेक्शन टू एन इंटरफेथ कपल ऑन द ग्राउंड्स दैट एनी मैरिज बिटवीन हिंदू मैन एंड एन आइडल्ट्रेस और फायर वर्शिपर वुड बी इनवैलिड। G.S. Ahluwalia, Justice G.S. Ahluwalia stated in May 27 order that according to Mohammedan law, the marriage of a Muslim man to a woman who is an adulteress या fire worship is not valid, not a valid marriage। कहाँ से उठाया है ये? मुस्लिम पर्सनल लॉ से ही उठाया है कि अगर विदाउट कन्वर्जन मैरिज हुआ है तो वो मुस्लिम मैरिज नहीं हो सकती, है ना। तो मतलब क्या है कि ये मैरिज इनवैलिड हो गई, तो मुस्लिम लॉ के अंडर नहीं हुई, इवन इफ सच मैरिज इज रजिस्टर्ड अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट। ठीक है, तो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर होने के लिए जो रिलीजियस एफिलिएशंस है वो छोड़नी होगी। कुल मिलाकर इसका जो तात्पर्य है वो ये निकल रहा है। तो व्हाट इज स्पेशल मैरिज एक्ट? कि एक इंडियन लॉ है दैट प्रोवाइड्स लीगल फ्रेमवर्क फॉर मैरिज ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन्स और कास्ट। इट गवर्न्स ए सिविल मैरिज वेयर स्टेट सैंक्शंस द मैरिज रेदर देन द रिलीजन। जनरली क्या होता है कि रिलीजन सैंक्शन करता है कि हाँ हिंदू तरीके से विवाह हुआ है तो ये दो कपल अब मैरिड माने जाएंगे, या मुस्लिम तरीके से हुआ है तो उस तरीके से। लेकिन जहाँ पे लोग अपना फेथ जो है उसकी एफिलिएशंस को छोड़कर आते हैं, उनके भी तो मैरिज के लिए कोई तरीका होना चाहिए, तो उसके लिए क्या है, वो है स्पेशल मैरिज एक्ट। तो इंडियन सिस्टम वेयर बोथ सिविल एंड रिलीजियस मैरिजेस आर कंसिडर्ड इज सिमिलर टू द लॉज इन यूकेज मैरिज एक्ट ऑफ 1949, वहीं से कुछ उठाया। तो कुल मिलाकर यही बात थी, इससे ज़्यादा कोई इस न्यूज़ में और ज़्यादा डेप्थ है नहीं। इसमें हाँ बस एक चीज़ आप देख लें कि लीगल प्रेसिडेंट्स क्या हैं। प्रेसिडेंट्स माने कि पहले सुप्रीम कोर्ट किस टाइप के वर्डिक्ट दे चुकी है कि इंटर फेथ एंड इंटरकास्ट कपल्स ऑफन फाइल रिट पिटिशन सीकिंग पुलिस प्रोटेक्शन फ्रॉम देयर फैमिलीज। अक्सर जो लोग स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर शादी करते हैं वो होते हैं जो कि रिलीजियस एफिलिएशंस के थ्रू शादी नहीं कर पा रहे होते हैं, यानी कि जनरली वो इंटरफेथ मैरिज होती हैं, इंटरकास्ट भी नहीं, इंटरफेथ मैरिज होती हैं इन जनरल, और इनफैक्ट इंटरकास्ट मैरिजेस भी हो सकती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट इन द लैंडमार्क 2006 केस लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश रूल्ड दैट कपल्स एट रिस्क फ्रॉम देयर फैमिलीज मस्ट बी ग्रांटेड प्रोटेक्शन, ये स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर। The ruling emphasized that authorities should ensure that adult couples marrying intercaste or interreligious partners are not harassed or threatened, and that any perpetrator of such threats or violence should face legal consequences। तो ये जो लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वाला केस है, इसमें एक प्रोटेक्शन मिल गई थी स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर शादी करने वाले कपल्स को। अब पॉइंट ये है कि अगर कोई फिर भी क्लेम कर रहा है कि वो किसी रिलीजियस फेथ का है, और जो कपल्स हैं वो मान रहे हैं कि दो रिलीजियस फेथ के कपल हैं, तो फिर वो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर प्रोटेक्शन नहीं मांग सकते, क्योंकि स्पेशल मैरिज एक्ट रिलीजियस एफिलिएशन से अलग हटके है। ऑब्वियसली इसका क्रिटिसिज्म आएगा, अगर जब भी इसको कवर करा जाएगा तो डिटेल में देखेंगे हम। आगे चलते हैं। डिमांड सप्लाई मिसमैच इन पावर सेक्टर स्ट्रेन्स इंडियाज ग्रिड एमिड स्लो थर्मल कैपेसिटी ग्रोथ एंड सर्जिंग रिन्यूएबल एनर्जी। तो हम रिसेंट टाइम्स में कर क्या रहे हैं कि धीरे धीरे थर्मल पावर को छोड़कर हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ आ रहे हैं, बट इसमें एक डिमांड सप्लाई का मिसमैच है जो कि हमें यहाँ से दिखाई दे रहा है। डिमांड सप्लाई मिसमैच क्या बोल रहे हैं ये कि देखिए, हमने ऑब्वियसली अपनी सोलर पावर की कैपेसिटी बढ़ा दिया, लेकिन ये जो कैपेसिटी एनहांसमेंट हमने करा है ये उतना नहीं है जितने की हमें पावर की रिक्वायरमेंट है। पावर की रिक्वायरमेंट काफ़ी तेज़ी से इसलिए बढ़ रही है क्योंकि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ रही है। तो हो क्या रहा है, बेशक हमने अपने सोलर और विंड पावर की कैपेसिटी बढ़ा दी, हम फिर भी थर्मल पावर का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। और इनफैक्ट 2020 से 2024 का ट्रेंड ये कह रहा है हमने थर्मल पावर को परसेंटेज टर्म्स में इंक्रीज करा है। खाली एब्सोलूट टर्म्स में हमारे कोल पावर प्रोडक्शन नहीं बढ़ गई है, एब्सोलूट टर्म्स छोड़ दो, परसेंटेज टर्म्स में बढ़ गई है। यहाँ पे एक डेटा आया है इस न्यूज़ में, ये देखिए कि शेयर इन पावर जनरेशन FY20 में यानी कि 2020 में 71%
कोल फायर्ड पावर हम यूज़ कर रहे थे और 2024 में 4% ज़्यादा 75% यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो एब्सोल्यूट टर्म छोड़ दिए, परसेंटेज टर्म्स में भी हमने कोल का यूटिलाइजेशन बढ़ा दिया। ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? बेशक हम बहुत तेज़ी से रेन्यूएबल एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो पावर की डिमांड है वो और ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज़ हो रही है। क्योंकि इतनी इंक्रीज़ हो रही है तो हमें ये काम करना पड़ रहा है। सोलर का परसेंटेज ऊपर गया है, विंड का प्रोडक्ट परसेंटेज सेम है, हम और ज़्यादा नए डैम नहीं बना रहे हैं, तो उतने ही डैम है, अब उतने डैम उतनी ही एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि डिमांड बढ़ गई है और बाकी चीज़ों की प्रोडक्शन बढ़ गई है, तो जो हाइड्रो पावर है उसका ओवरऑल परसेंटेज डिक्रीज़ करा है। ठीक है, और ऐसे ही अदर्स का और भी जितने तरीके हैं, जैसे कि हम गैस का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं और भी दूसरे तरीके हैं पावर बनाने के। तो यही है कुल मिलाकर हमारी जो न्यूज़ का सार है जो आया है। ठीक है, इसमें एक चीज़ और थी, तो इंक्रीज रिलायंस ऑन थर्मल पावर। अब ये क्या है? ड्यू टू वेरिएबिलिटी ऑफ रेन्यूएबल एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ पावर हैज़ इंक्रीजिंगली रिलाइड ऑन थर्मल पावर टू मीट द पीक डिमांड। हमें पता है कि सोलर पावर जो है वो काफ़ी वेरिएबल होती है। अब क्योंकि ये इतनी वेरिएबल होती है, जैसे दिन ढल जाएगा या लाइट कम हो जाएगी, पावर जनरेशन बहुत कम हो जाएगी। अब ऐसे में और उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, इवनिंग के टाइम पे सबसे ज़्यादा पावर जनरेशन की ज़रूरत होती है। लोग अपने ऑफिसेज में से घर वापस जा रहे होते हैं, घरों में वापस मतलब लाइटें जलना शुरू हो जाती हैं, कूलिंग सिस्टम्स की ज़रूरत हो जाती है। तो ऐसे में हमारी डिमांड जो है वो करती है पीक। अब इस पीक डिमांड को एड्रेस करने के लिए हमें थर्मल पावर चलाना ही पड़ता है, और इसलिए बेशक हम अपनी कैपेसिटी बढ़ाए जा रहे हैं सोलर पावर की, हमारी जो थर्मल पावर की डिमांड है वो भी लगातार बढ़े जा रही है। तो ये एक प्रॉब्लम है जो हम फेस कर रहे हैं। तो दिस हैज़ लेड टू ऑपरेशनल डायरेक्टिव्स फॉर कोल फायर्ड एंड गैस बेस्ड थर्मल प्लांट टू रिमेन एक्टिव ड्यूरिंग द हॉट समर मंथ। तो इसलिए हम सबसे ज़्यादा कब एमिट करते हैं अपना कोल की वजह से जो एमिशन है, कार्बन एमिशन, वो हम हमेशा समर मंथ्स में करते हैं। हाउएवर थर्मल कैपेसिटी एडिशन हैज़ कंसिस्टेंटली फॉलन शॉर्ट ऑफ द गवर्नमेंट टारगेट, कि हम जितनी तेज़ी से करना चाह रहे हैं और थर्मल पावर का एडिशन वो उतनी तेज़ी से नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो यही मेन चीज़ है जो कि यहाँ पे कवर हुई है। आगे चलते हैं, कुछ प्रीलिम्स के फैक्ट हैं कि इंडियाज़ FDI विटनेस डिक्लाइन टू 44.42 बिलियन इन 2023। सेक्टरल वेरियस जो वेरिएशंस है वो हमने हाईलाइट करी है, तो ऐसा कुछ है। और विद रिडक्शन नोटेड इन की सेक्टर जैसे कि सर्विसेज, कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, टेलीकॉम, ऑटो एंड फार्मा। तो पॉइंट क्या है कि अक्रॉस द सेक्टर एक्चुअली लगभग कि हमने देखा है कि FDI जो इन्वेस्टमेंट है इंडिया में कम हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? वो बेसिकली इसलिए हो रहा है क्योंकि देखिए आपको पता होना चाहिए कि मनी जनरेशन इकोनॉमी में कैसे होता है। जब सेंट्रल बैंक पंप करता है मनी, तो बैंकों के पास ये मनी आता है, वो बाय लेंडिंग एक्टिविटी ड्यू टू आर डिफरेंशियल बैंकिंग सिस्टम हम उस मनी सप्लाई को मल्टीप्लाई कर देते हैं, बैंक्स जो हैं उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब इंटरेस्ट रेट लो होते हैं इसलिए हर एक के पास पैसा होता है, और जब इंटरेस्ट रेट हाई होते हैं लोगों की जेब से पैसा निकल जाता है। तो पिछले 2-3 साल तक इंटरेस्ट रेट लो बना कर रखे हुए थे ड्यूरिंग द कोरोना टाइम्स, जिसको बज़ूका शॉर्ट्स बोला गया था उस ज़माने में 2-3 साल पहले। अब क्या है कि इससे हर किसी के पास पैसा गया। जब हर किसी के पास पैसा गया तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ भी खोजी और इंडिया जैसी जगहों पे इन्वेस्ट करा भर भर के। अब हो क्या रहा है कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई हो गई है ग्लोबली, और इसकी वजह से दुनिया भर की जो सरकारें हैं और सेंट्रल बैंक्स हैं उन्होंने अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए हैं। जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ाए हैं तो जो मनी की सप्लाई है वो हो गई है कम। अब इंडिया में इस वजह से ऐसा हो रहा है कि अक्रॉस द सेक्टर जो पैसा आना था अब पैसा नहीं आ रहा है। तो अक्रॉस द सेक्टर पैसे की कमी महसूस करी जा रही है, वो चाहे लोन के रूप में हो या फिर FDI के रूप में। तो यही इसी चीज़ का ये मैनिफेस्टेशन है। ऑब्वियसली ये इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर नहीं आई है, इधर खाली ये बताया गया है कि कौन से सेक्टर्स हैं जहाँ पे इनफ्लोज जो हैं कॉन्ट्रैक्ट करा गया है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। ठीक है, और इसके कंपैरिजन में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, डेवलपमेंट एंड पावर सेक्टर रजिस्टर्ड हेल्दी ग्रोथ। तो खाली इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है जहाँ पे अभी भी हेल्दी ग्रोथ दिखाई दे रही है। अदरवाइज FDI जो इनफ्लोज हैं इंडिया में कम हुए हैं। अब JNU स्कॉलर शाजिल इमाम ग्रांटेड स्टैट्यूटरी बेल amid pending cases
रिमेन्स इन कस्टडी फॉर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली राइट केस। तो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली राइट केस था जिसमें ये व्यक्ति थे शारजिल इमाम, जिनको अरेस्ट करा गया था। अब इसमें इन्हें स्टैट्यूटरी बेल ग्रांट कर दी गई है। अब स्टैट्यूटरी बेल क्या होती है कि अगर कोई व्यक्ति जुडिशल कस्टडी वगैरह में है तो अगर पुलिस कोई केस अभी तक प्रेजेंट नहीं कर पाई है और कोई प्रूफ नहीं दे पाई है तो फिर कोर्ट कुछ टाइम बाद उन्हें एक स्टैट्यूटरी बेल ग्रांट कर देता है। तो इस टाइप की एक बेल ग्रांट कर दी गई है। स्टैट्यूटरी क्यों? क्योंकि बाय लॉ ये बेल ग्रांट करनी होती है। तो बस इतना सही केस था, इसके अलावा और ज़्यादा कुछ है नहीं। इन्हें यूएपीए के अंडर और सेक्शन सेडेशन के अंदर आर्टिकल 124A ऑफ आईपीसी सेडेशन एक्ट है, यानी कि देशद्रोह, राजद्रोह, एक्चुअली राजद्रोह नहीं देशद्रोह और यूएपीए, इन मामलों में इन्हें गिरफ्तार करा गया था। चलिए अब बेल मिल गई है। स्टडी रिवील्स tripled risk of Parkinson's symptoms in individual with autism and intellectual disabilities। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि पार्किंसंस डिजीज़ क्या होता है कि जो लोग थोड़ा सा ट्रेमर करके चलते हैं, पार्किंसन डिजीज़ के कुछ सिंपल सिम्टम यहाँ दिए हुए हैं कि रिड्यूस्ड आर्म स्विंग, आप बहुत ज़्यादा हिल नहीं पाते हैं, ट्रेमर कपकपाते हुए चलते हैं और ये सारी चीज़ें। इस टाइप के डिजीज़ के जो पेशेंट हैं उनको क्या बताया गया है कि ये मतलब जो रिस्क होता है ट्रिपल हो जाता है उन लोगों में जिनमें कि ऑटिज़म है या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ है। यानी कि ऑटिज़म एक डिसऑर्डर है, क्लिनिकली ये प्रूव करा जाता है कि किस व्यक्ति में ऑटिज़म है। ऑटिज़म में होता क्या है कि आपको भूलने की बीमारी होती है। हर भूलने की बीमारी ऑटिज़म नहीं होती है जनरली, ये क्लिनिकली प्रूव करा जाता है कि ऑटिज़म है कि नहीं। ठीक है, एक मतलब नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिजीज़ है। अब ऐसे डिजीज़ के लोगों में पार्किंसंस के भी सिम्टम साथ के साथ अक्सर देखा गया है कि आ जाते हैं। तो ये एक स्टडी बताई गई है। फिर स्टार्टअप अग्निकुल लॉन्चेस वर्ल्ड्स फर्स्ट रॉकेट विद फुल्ली 3D प्रिंटेड इंजन। 3D प्रिंटिंग आपको पता होना चाहिए क्या होता है कि ये एक एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी है। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग मतलब कि एक बेस के ऊपर एक मान लीजिए एक पिस्टन के थ्रू जो मटेरियल है वो ऐड करा जाता है लेयर बाय लेयर और तब जाकर पूरा एक मैन्युफैक्चरिंग होती है। इसके विपरीत एक रिडक्टिव या सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी भी होती है जहाँ पे एक ब्लॉक ऑफ मेटल मान लीजिए उसको फाइल करके, उसको घिस के, उसको अलग तरीके से शेप करके उसमें से मटेरियल सब्सट्रैक्ट करके एक शेप निकाली जाती है, मैन्युफैक्चरिंग करी जाती है। उसके कंपैरिजन में ये कौन सी टेक्नोलॉजी है कि जहाँ पे लेयर बाय लेयर हम ऐड करते चले जाते हैं मटेरियल को और उससे एक ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चर होता है। तो इस तरीके से हमने एक इंजन मैन्युफैक्चर करा है और इंजन मैन्युफैक्चर करके अग्निकुल ने क्या करा है कि एक रॉकेट एक्चुअली लॉन्च भी कर दिया है। तो दुनिया में पहली बार हुआ है। ऑब्वियसली जो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी है इसमें फ़ायदा क्या होता है कि आप कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन की मदद से कंप्यूटर में एक डिज़ाइन बना देते हैं और वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाता है। अब और किसी किस्म के डिज़ाइंस में जनरली क्या होता है, वरना कंपोनेंट्स अलग अलग बनाने पड़ते हैं, उनका डिज़ाइन करना पड़ता है और फिर उनको असेंबल करके अलग अलग किस्म की टेस्टिंग के बाद फिर भेजा जाता है। ये इन थ्योरी जो तरीका है ये और ज़्यादा फास्ट होना चाहिए और इसलिए कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, तो लॉन्च फ्रॉम इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेट लॉन्च पैड डिज़ाइंड एंड फ्लोन एंटायरली बाय क्या कहते हैं प्राइवेट कंपनी एंड फर्स्ट एवर कंट्रोल फ्लाइट ऑफ अ सेमी क्रायोजेनिक लिक्विड इंजन मेड यूजिंग 3D प्रिंटिंग। अब यहाँ पे एक टर्म आई है सेमी क्रायोजेनिक लिक्विड इंजन। सेमी क्रायोजेनिक मतलब बिलो फ्रीजिंग टेम्परेचर कोई ना कोई एक चीज़ है जो कि वो लोड करके ले जा रहे हैं। क्रायोजेनिक इंजन जनरली क्या होता है, इंडिया ने जो डेवलप करा है वो लिक्विड हाइड्रोजन लिक्विड ऑक्सीजन, यानी कि एक लिक्विड फ्यूल और एक लिक्विड ऑक्सीडाइज़र। ये जनरली -180 डिग्री सेल्सियस और उससे नीचे के टेम्परेचर पे पाए जाते हैं। इनको यूज़ करके, इनको हीट करके, इनको बर्न करके फिर थ्रस्ट जनरेट होती है। ये हो गया फुल्ली क्रायोजेनिक इंजन, यानी कि ऑक्सीडाइज़र एंड फ्यूल दोनों ही सुपर कूल्ड हैं। जब इनमें से सिर्फ एक चीज़ सुपर कूल्ड हो, यानी कि ऑक्सीडाइज़र ऑक्सीजन लिक्विड ऑक्सीजन हो और फ्यूल नॉर्मल टेम्परेचर पे ही फंक्शन कर रहा हो, जैसे कि हम कैरोसिन ले जा सकते हैं। तो सेमी क्रायोजेनिक इंजन में क्या होता है कि कैरोसिन
फ्यूल की तरह यूज़ करा जाता है और ऑक्सीडाइजर की तरह हम लिक्विड ऑक्सीजन यूज़ करते हैं और इसको जलाकर थ्रस्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो ये एक सेमी क्रायोजेनिक इंजन है जो कि उन्होंने बनाया है, ठीक है, और इसका नाम है अग्निबाण सोर्टेड विच स्टैंड्स फॉर सब ऑर्टिबल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर। ये खाली एक डेमोन्स्ट्रेटर फ्लाइट थी, यानी कि इज अ सब ऑर्टिबल टेस्ट फ्लाइट लॉन्च बाय इंडियन स्पेस स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ऑन May 30। सब ऑर्बिटल का मतलब है कि पूरा ऑर्बिट नहीं करेगी अर्थ को, आने के बाद पीछे वापस ड्रॉप कर जाएगी। अगला, मॉनसून क्रोक्स प्रोजेक्ट रोप्स इन पब्लिक टू डॉक्यूमेंट फ्रॉग्स इन फार्म्स एंड बैकयार्ड। मॉनसून क्रोक्स मतलब कि मॉनसून जैसे ही आते हैं तो फ्रॉग्स बाहर आना शुरू कर देते हैं। अब केरल सरकार ने ये क्या करा है कि केरल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट क्या कर रही है, वो मॉनसून क्रोक्स बायोब्लेड्स 2024 एक सिटीजन साइंस प्रोग्राम स्टार्ट कर रही है कि जब मॉनसून आएगा फ्रॉग्स बाहर आएंगे, उनको डॉक्यूमेंट कर पाएँ। हम क्या कर रहे हैं कि फ्रॉग्स की जो बायोडाइवर्सिटी है उसको डॉक्यूमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब सरकार के पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, तो सरकार क्या कर रही है कि ये पब्लिक के पास जा रही है सरकार और कह रही है कि आप डॉक्यूमेंट करो, आप फ़ोटोज़ खींच के भेजो, और फिर उनकी जो भी मतलब ऑब्वियसली सरकार को या इनके रिसर्च इंस्टीट्यूट को कुछ ट्रेन करना पड़ेगा लोगों को इस चीज़ के लिए कि एग्जैक्टली कौन से फीचर्स उनको नोट करने हैं। तो दिस इनिशिएटिव एड्रेसेस द क्रिटिकल नीड टू आइडेंटिफाई एंड प्रोटेक्ट फ्रॉग हैबिटेट अमिड्स चैलेंजेस लाइक क्लाइमेट चेंज, हैबिटेट लॉस एंड पोल्यूशन। तो ये आप एनवायरनमेंट के लिए कंजर्वेशन से रिलेटेड आपका टॉपिक है GS3 में, उसके लिए आप ये फैक्ट नोट कर सकते हैं मेंस आंसर राइटिंग के लिए। चलिए अब चलते हैं हम हमारे क्विज पे। यहाँ पे आप जाएंगे और डेली क्विज पे चले जाएंगे। देखते हैं आज का क्विज। Which of the following atmospheric phenomena is characterized by the convergence of trade winds and is a key driver of tropical weather patterns? Convergence of trade winds, मैंने आपको बताया था कि एक इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन बनता है अभी जब हम मानसून के फैक्टर्स को डिस्कस कर रहे थे, और ये ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन इंडिया के ऊपर जब बनता है तो यहाँ पे मानसून आते हैं। इवेंचुअली ये वन ऑफ द फैक्टर है इंडिया में मानसून आने का, तो इसका आंसर ऑब्वियसली ITCZ। इस तरीके से कन्वर्जन होती है कि इक्वेटर की तरफ जनरली ITCZ इक्वेटर के पास रहता है, खाली इंडिया है कि मानसून के समय 30 डिग्री नॉर्थ तक पंजाब प्लेन्स तक आ जाता है, वरना इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस की ट्रॉपिकल जो विंड्स हैं, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड, यहाँ पर आकर कन्वर्ज करती हैं, ये होता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस। चलिए ओ क्या हो गया ये, ओके, व्हाट distinguishes managed care organizations MCO from traditional healthcare model। अब MCO क्या होता है कि देखिए ट्रेडिशनल हेल्थ केयर मॉडल क्या है कि अगर आप बीमार हुए तो फिर आप हॉस्पिटल जाएंगे, अपना इलाज कराएंगे। जो मैनेज्ड केयर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ये क्या होता है कि जैसे इंश्योरेंस कंपनीज हैं, अब वो इंश्योर करके रखती हैं लोगों को कि उनको हॉस्पिटलाइजेशन का कॉस्ट बियर करना पड़ता है जब भी कोई हॉस्पिटलाइज होता है। तो ये क्या करती हैं इंश्योरेंस कंपनीज, कुछ हेल्थ प्रोफेशनल्स को लगातार अपने जो क्लाइंट्स हैं उनके चेकअप वगैरह के लिए भेजती रहती हैं ताकि वो हेल्दी रहें। अगर हेल्दी रहेंगे तो उनका हॉस्पिटलाइजेशन रेगुलरली नहीं होगा, और उससे होगा क्या कि जो लोगों ने, क्लाइंट्स ने प्रीमियम दिया है इंश्योरेंस कंपनी को, वो बचा रहेगा, उनके प्रॉफिट्स बेहतर होंगे अगर लोग हेल्दी होंगे। तो ये इंश्योरिंग कंपनीज के इंटरेस्ट में है कि वो जो हेल्थ केयर है वो बेहतर हो इंडिया की। तो ऐसे में मैनेज्ड केयर ऑर्गेनाइजेशन आती है। तो ये करती क्या है मैनेज्ड केयर ऑर्गेनाइजेशन, इंटीग्रेट हेल्थ इंश्योरेंस विद हेल्थ केयर प्रोविजन एम्फसाइजिंग कॉस्ट कंट्रोल एंड प्रिवेंटिव केयर। तो इसमें ये आंसर होना चाहिए, हालांकि इन्होंने गलत कर दिया, ऑप्शन सी है सही आंसर। यहाँ पे शायद कोडिंग एरर है कोई। आगे चलते हैं। वाई वॉज स्टार्टअप अग्निकुल वॉज द स्टार्टअप अग्निकुल इन द न्यूज़ रिसेंटली, मतलब क्यों सीन था, या क्वेश्चन हल्का सा प्रॉब्लमेटिक है। ऑब्वियसली हमने अभी देखा अग्निकुल क्यों है, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट 3D प्रिंटेड वो करा है, तो ऑप्शन डी है इसका। सेमी क्रायोजेनिक इंजन है जो बनाया है, अभी हमने देखा था। Which of the following regions in India experience rain shadow effect due to साउथ वेस्ट मानसून? हमने देखा कि जब साउथ वेस्ट मानसून आता है वो साउथ वेस्ट की तरफ से आता है, नीचे की तरफ से आता है मानसून और ऊपर की तरफ जाता है। तो कहने का मतलब है वेस्टर्न घाट को फेस करता है
और उसके वेस्टर्न घाट का जो लीवर्ड साइड है, पीछे वाला साइड, वहाँ पे ऑब्वियसली एक रेन शेडो जोन बनेगा, वहाँ पे बारिश कम होंगी। तो ये कौन सा रीजन हो गया? वो हो गया ईस्टर्न घाट वाला रीजन। तो ये है सही आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स मेडन-जूलियन ऑसिलेशन। अब मेडन-जूलियन ऑसिलेशन क्या होता है कि जनरली इंडियन ओशन में जो ऑस्ट्रेलिया का कोस्ट है और अफ्रीकन कोस्ट है, इसके बीच में ओशन करंट्स चलते रहते हैं फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया टुवर्ड्स अफ्रीका। तो होता क्या है कि जो वार्मर, और इसमें वार्मर करंट्स कहाँ फ्लो करते हैं? टुवर्ड्स अफ्रीका। ऑस्ट्रेलिया से अफ्रीका की तरफ वाटर फ्लो करता है। तो अफ्रीका के कोस्ट पे आपको वार्म वाटर मिलेंगे, ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट पे आपको कोल्डर वाटर मिलेंगे। लेकिन ये हमेशा ऐसा नहीं रहेगा, ये ऑसिलेट करता रहेगा, है ना। और ये जो साइकिल है ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती है क्या चल रहा है पैसिफिक ओशियन में। तो ये जो साइकिल है वार्म और कोल्ड वाटर की, और इसका जो इफेक्ट है पैसिफिक ओशियन से, इस पूरे कंबाइंड इफेक्ट को हम मेडन-जूलियन ऑसिलेशन बोलते हैं। तो इसका आंसर होना चाहिए the climate phenomena characterized by eastward moving pulse of enhanced and suppressed rainfall। ऑब्वियसली जहाँ पे जब वाटर वार्म ज़्यादा हो जाता है तो enhanced rainfall होती है या suppressed rainfall होती है। इसका आंसर बी होना चाहिए। बस ये थे आज के करंट अफेयर्स एंड डेली क्विज। आपसे मिलते हैं कल।